प्रोसीड करें हम, हमारा चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप जानते हो दो तरह की कैपिटल होती है, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में हेल्प करता है, और ह्यूमन कैपिटल एक कहीं ना कहीं उस फिजिकल कैपिटल को कंज्यूम करता है, राइट। और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बेसिक डिफरेंस को अगर आप यहाँ मार्क करोगे तो टेंजिबल होता है फिजिकल कैपिटल, ये आपको पूरा पेज नंबर 86 पे बॉक्स बना हुआ मिलेगा 5.1, उसमें डिफाइन कर रखा है। और फिजिकल कैपिटल डिप्रिशिएट होती है विद टाइम, ह्यूमन कैपिटल भी डिप्रिशिएट होती है, एजिंग प्रोसेस, हेल्थ प्रोसेस और माइंडसेट प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा इसका डिफरेंस देखा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो इम्पॉर्टेंट आता है, ये जनरली चैप्टर बच्चों को बहुत क्लियर होता है, जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारे दो मेजर पॉइंट होते हैं, एक है आपका हेल्थ, एक है आपका एजुकेशन। हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन में जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है बहुत ज़्यादा, तो हमें देखने में मिलता है कि ह्यूमन कैपिटल स्ट्रांग हो रही है। जैसे कि जन धन योजना हमारी टारगेट करती है हेल्थ पे भी, और क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सीडेंटल लाइफ कवर भी मिलता है, इंश्योरेंस भी मिलती है, जितना भी पुअर पीपल है उनको टारगेट किया जा रहा है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लेकिन स्टिल हमारा इंडिया जो है बहुत पीछे है इन सब चीज़ों से। अभी भी पूरे जीडीपी का बहुत ही कम % स्पेंड किया जाता है हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ओके, इसके अंदर एक बेटा हेल्थ से रिलेटेड आपको जो बताया गया है, 3 तरह का है मेडिसिन, जैसे कि पेज नंबर 85 प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन कौन सी होती हैं? जो वैक्सीनेशन एंड ऑल है। फिर आती है क्यूरेटिव मेडिसिन, यानी कि मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, जो छोटे लेवल पे होती हैं। देन सोशल मेडिसिन, जो हेल्थ लिटरेसी, यानी कि जहाँ पर जैसे आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है तो उसके लिए जो अवेयर करने के लिए जो काम किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो आपका फॉल करता है सोशल मेडिसिन के अंदर, राइट। 1 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जैसे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लाइक हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ही थ्योरेटिकल है, तो किस तरह से ह्यूमन कैपिटल को आप तैयार कर सकते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जहां भी आप उनको भेज रहे हैं, जिधर भी वो जॉब के लिए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारी ह्यूमन कैपिटल रेडी नहीं होती है। साथ ही साथ हमारा ये सब सोर्सेज हैं, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनता है तो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल की बात आती है, जिसमें एजुकेशन आ गया, हेल्थ आ गया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग आ गया। माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए कैसे किया जा सकता है, यानी ब्रेन ड्रेन, वही आपका कॉज भी बन जाएगा ह्यूमन कैपिटल ना होने का, और वही आप उसकी लैंग्वेज चेंज कर दोगे तो रेमेडी हो जाएगा, राइट। अब इसके अंदर जैसे कि माइग्रेशन की हम बात करें तो बेटा 2 माइग्रेशन होती है, स्टेट माइग्रेशन भी होती है, इंटरनेशनल माइग्रेशन भी होती है। अगेन वो एक अच्छे एस्पेक्ट से अगर हम देखें कि हमको नहीं मिल रहा है बेटा, अभी मेरा ध्यान कमेंट पे नहीं है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको ये वाला चैप्टर, फिर आपसे डाउट लेना शुरू करती हूँ और क्वेश्चन पूछना शुरू करती हूँ। माइग्रेशन, रितिका पूछ रही है माइग्रेशन क्या है, तो माइग्रेशन होता है बेटा मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अल्ताफ यहाँ पे ब्रेन ड्रेन कह रहे हैं, बेसिकली जो हमारे स्कॉलर और स्किल्ड पीपल हैं, जब उनको यहाँ से अच्छा एजुकेशन मिलता है इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर लाइवलीहुड, इन सर्च ऑफ बेटर थिंग्स, व्हेन दे मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट इज एक्चुअली नोन एज ब्रेन ड्रेन। और वो मासिव लेवल पे जब होता है तो उसका लॉस डोमेस्टिक कंट्री को बेयर करना पड़ता है, ठीक है। और क्वेश्चन ब्रेन ड्रेन के ही आ रहे हैं। लिमिटेशन ऑफ पैप्स, यस महजबी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा बच्चे। पैप्स की लिमिटेशन ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सॉलिड नहीं है उस पर्टिकुलर स्टेट में। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो लोकल एनजीओज और लोकल जो वहाँ के सॉर्ट ऑफ एफिशिएंट रूलर्स होते हैं, और दे डू नॉट एक्चुअली convey all the facilities to the right people. सेकेंड डिफरेंस ये होता है पुअर एंड नॉन पुअर का डिफरेंस क्लियर नहीं है, तो टारगेटेड ग्रुप के पास वो हेल्प पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। और बोलो इंटरनल एंड एक्सटर्नल माइग्रेशन, यस रजनी बिल्कुल, इंटरनल आपका स्टेट माइग्रेशन है और एक्सटर्नल आपका इंटरनेशनल है। प्रियांशु, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन डिफरेंट है। यहाँ से इमिग्रेशन होता है जब बाहर से लोग हमारी कंट्री में आते हैं, वो आए से इनसाइड, आप ऐसे याद रख सकते हो, फॉर बेटर जॉब पर्सपेक्टिव, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, बेटर कॉस्ट ऑफ लिविंग। और एमिग्रेशन होता है जब यहाँ अपनी कंट्री से कोई फॉरेन कंट्री जाता है,
राइट। श्रीवत्स क्या फिनिश कर सकते हैं? ओम जी आप क्वेश्चन मार्क किस पे लगा रहे हो? रेमेडीज, रेमेडीज अगर आप किसकी पूछना चाह रहे हो, ह्यूमन कैपिटल की या पॉवर्टी की? श्रीवत्स एमसीक्यूज प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है कि जब आपने अपना मेन बुक में से रीड कर लिया किसी भी, उसके पीछे के सारे क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे जैसे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इन सीरीज को वॉच करो। मेरा मैक्सिमम टारगेट रहता है कि आपके साथ इंपॉर्टेंट एंड हॉट क्वेश्चन, हायर ऑब्जेक्टिव थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस को डिस्कस करना, ठीक है। और साथ ही साथ आप सैम्पल पेपर्स बहुत सारे ट्राई कर सकते हो, तो आपके 1 मार्कर कवर हो जाएंगे। रक्षा पूछ रही हैं कि इंस्टीट्यूशन वर नॉट वेरी प्रोटेक्टिव लाइक क्रेडिट, दैट इज लिमिटेशन ऑल्सो, एब्सोल्युटली राइट लिमिटेशन, क्योंकि उस समय पे जो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया और वो जो इन डेप्थनेस चलती चली गई थी, और अभी भी जो ये ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, जो भी इनको बैंक स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट हेल्प मिला हुआ है वो फुलफिल नहीं है। तो ओम जी यस, ह्यूमन कैपिटल की ही बात कर रहे हैं हम। ह्यूमन कैपिटल का एक बार सोर्सेस सुन लो, उसी सोर्सेस पे वर्क करना रेमेडी हो जाएगा, राइट। सो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। रितिका आप थोड़ी देर के लिए कमेंट रोक दो बच्चों, यहाँ पे बातचीत करते हैं। माइग्रेशन भी सोर्स हो गया आपका। देन आपका जो सोर्स है वो है एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्ट करना, ओके और इकोनॉमिक ग्रोथ से ऑब्वियसली रिलेटेड है। जितना बेटर, जितना स्किल्ड हमारा ह्यूमन कैपिटल होगा, उतना बेटर हमारी कंट्री में वर्क होगा। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे एक इकोनॉमी डेवलप करती है, उसकी वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाती है या सर्विस सेक्टर में जाती है। आपने देखा था 1% भी नहीं है 50 ईयर्स के अंदर वो चेंज, जबकि और कंट्रीज में अगर हम चाइना की बात करें तो कितना मेजर डिफरेंस हमको देखने में मिलता है। तो एक उसका सबसे बड़ा कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि जो प्रैक्टिकल नहीं है पूरी तरीके से, तो वो यहाँ पर एक मेजर रीजन है आपका। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ कौन से 5 ईयर प्लान से फोकस की गई है बेटा? कौन से 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुई है? Which 5-year plan, if I talk about human capital formation related to economic growth? महज़बी कहाँ आंसर किया बेटे? As a reason to perhaps in change for scheme of program. Change of scheme जो है बेटा, उससे ज़्यादा बेटर है कि implementation उसका strongly देखा जाए, right? वो बहुत ज़रूरी होता है। यस महज़बी, ओके। सो अभिषेक, नज़मा, रमन, रजनी भगत, यस महिमा, सागर पटेल, ओम जी, सतीश, राइट आंसर। 7th 5 ईयर प्लान से फोकस करना शुरू किया गया है इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के लिए, जब से इसका एक लेवल देखा गया। सो आप ठीक है महज़बी, मैंने आंसर कर दिया आपका वो बोला। उसके बाद आता है बेटे 2 इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हैं इंडियन इकोनॉमी में रीसेंट टाइम में, ह्यूमन डेवलपमेंट पे या ग्लोबल ग्रोथ पे या फिर ह्यूमन कैपिटल पे। आप मुझे क्या उन 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के नेम बता सकते हो? श्रुति पैप्स होते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। आई थिंक आप लेट आए हो तो शायद आप पूछ रहे हो। अब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे हैं। जल्दी से बताओ बेटा मुझे 2 रिपोर्ट, 2 इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स विच एक्चुअली वेरीफाइज that India is growing and India is spending on human capital। independent reports हैं और उनका impact हमको नजर में आता है। अनिशा क्या नाम नहीं लिया बेटे? आंसर नहीं किया होगा तभी नहीं लिया। जल्दी से बताओ, आंसर मी फास्ट। 2 independent reports। अब देखो चैट होती है तो जल्दी करते हो, आंसर करो। 2 independent reports। ओके श्रुति, नो प्रॉब्लम, यहीं से कंटिन्यू करो, बाद में आप रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। जल्दी से बताओ। टू इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट और फॉर्मेशन दैट इंडिया वुड ग्रो। राइट टू एजुकेशन नहीं है भावेश, राइट टू हेल्थ भी नहीं है महज़बी, HCF नहीं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप लिख रहे हो बस HCF को।
मैं रिपोर्ट्स की बात कर रही हूँ, नोट डाउन कर लो। पेज नंबर 89 एनसीईआरटी पे लिखा है, 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। 1 रिपोर्ट है ड्यूश बैंक से। हाँ, यहाँ मुझे वर्ल्ड बैंक दिखा। वंश का आंसर बिल्कुल इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी, एब्सोल्युटली राइट। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ भी सकता है। शालिनी आपका आंसर भी सही है। और यस कुमुद, ड्यूश बैंक, ये बिल्कुल सही है। शालिनी आपका आंसर भी सही है, हायर रेट ऑफ फिजिकल कैपिटल। तो एक रिपोर्ट बेटा ड्यूश बैंक की है, जर्मन बैंक है, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर है, 1 जुलाई 2005 में पब्लिश किया था। और उन्होंने इंडिया को 4 मेजर ग्रोथ सेंटर देखा है वर्ल्ड का बाय द ईयर 2020। ठीक है, सेकंड हमारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो आई है वो आई है वर्ल्ड बैंक की, जिसमें लीवरेजिंग स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है और इंडिया को एज अ नॉलेज इकोनॉमी देखा गया है। दैट मीन्स आईटी सेक्टर में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यस महजबी, आपने दोनों का साथ साथ आंसर दिया, वर्ल्ड बैंक एंड ड्यूश बैंक, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो जब भी रिपोर्ट की बात होगी आप यही आंसर करने वाले हो। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हमारी जो है वो क्या है, अगर हम उस पर बात करें तो मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन यूनियन और स्टेट लेवल पे हमारे कितने सेंटर हैं, जैसे कि एनसीईआरटी है, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। फिर हमारे यूजीसी हैं यानी कि हायर लेवल एजुकेशन सिस्टम पे। फिर एआईसीटी हैं, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने क्या क्या किया है, तो जैसे उन्होंने वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी हैं लाइक आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये हैं हेल्थ सेक्टर में काम किया जा रहा है। तो इसमें आप अगर थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो हेल्थ केयर सेक्टर में आपको देखने में मिलता है कि कैसे 1952 टू 2014 जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर था वो पूरे जीडीपी का 7.9% कंट्रीब्यूट किया जाता था हमारी इकोनॉमी के ऊपर। लेकिन यही चीज अब 2014 सेंसस के हिसाब से अगर हम देखें तो 15.7% देखा गया है। दैट मीन्स 4.13 का ग्रोथ रेट देखा गया है कि जीडीपी में से आप कितना परसेंट रिसेंटली एजुकेशन सेक्टर पे लगाते हैं, तो वो 15.7% है। राइट? हाँ जी नताशा, आईसीएमआर बिल्कुल सही। उसके बाद आ जाता है, अच्छा इफ आई टॉक अबाउट टर्शरी एजुकेशन, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज टर्शरी एजुकेशन? हाँ जी वंश पवार, बिल्कुल सही आंसर है आपका, 15.7% दिया जाता है। अनीशा पैनिक मत करो, अगर बुक में नहीं है ये सब स्टफ तो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है? आप जस्ट उसको नोट डाउन कर लो, लास्ट मिनट पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी उठाया है। अभी आप लोग मुझे जानते नहीं हैं, अभी आप लोग मैं आप लोगों को नहीं जानती, तो एक नए टीचर पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को। और इंडियन इकोनॉमी एक टीचर कभी भी नहीं उठाता है पहले डिस्कस करने के लिए, जब तक वो एक आमने सामने वाली ऑडियंस ना हो, स्टूडेंट ऐसा ना हो जो हमारे सामने बैठा हो, तब हम इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। लेकिन एब्सेंस ऑफ दिस रियल कॉन्टैक्ट, उसमें हम इंडियन इकोनॉमी नहीं उठाने की कोशिश करते। पर मेरा मोटिव यही था कि पहले 3 दिन में मैं आपको वो सारे एलिमेंट प्रोवाइड कर दूं, सो दैट आपके पास रेस्ट ऑफ द 3 डेज अवेलेबल होंगे कि आपको जो चीज़ें नई मिली हैं आप उन्हें मेमोराइज कर सको, उन्हें लर्न कर सको। यही एक मेरा टारगेट था। फिर हम मैक्रो तो बाद में करेंगे, क्योंकि बच्चे मैक्रो बहुत अच्छे से कर ही लेते हैं। सतीश कुमार राइट आंसर। कॉलेज लिखोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। टर्शरी एजुकेशन का मीनिंग हमारा आ जाता है, वंश ने बिल्कुल सही आंसर किया, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग लाइक कॉटेज। थैंक यू अनीशा फॉर एक्नॉलेजिंग बेटा। और यहाँ पर हर्षित सिंह, हेलो, आप तो 10th के हो ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि कॉलेज ना लिखकर आप यही लिखेंगे कि सीनियर जो हमारी जो हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं उसको टर्शरी एजुकेशन बोला जाता है। और पॉलिटेक्निक्स, कॉलेजेस ये लीस्ट हैं। अगर हम ओवरऑल स्टैंडर्ड देखें पूरे वर्ल्ड में हमारा एजुकेशन सिस्टम कौन से लेवल पे आता है, तो हमें कोई आईआईटी या आईआईएम मिलेगा,
हमारे और बेसिक इंस्टीट्यूशंस नहीं मिलेंगे हमको। तो वो एक खैर अलग पैरामीटर भी है कि उसमें नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट की विजिट देखी जाती है, पर एक ग्लोबल रिपोर्ट को तो हमको मानना पड़ेगा। तो टर्शरी एजुकेशन में कहीं ना कहीं हम कम आ जाते हैं। और अगर 2014-15 का डाटा देखोगे तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बेस एजुकेशन पे हाई है एज कंपेयर टू अदर। अब स्टेट वाइज देखें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमको मिलेगा, बिहार में हमको कम मिलेगा एलिमेंट्री एजुकेशन पे पैसा स्पेंड होते हुए। और 50 इयर्स अगो एजुकेशन कमीशन 1964-66 ने रेकमेंड किया था कि जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन पे स्पेंड होना चाहिए, रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये उन्होंने वहाँ पर मेंशन किया था, लेकिन अभी भी हमको ये नहीं मिला है। तो एक बेटा 1998 में एक इम्पॉर्टेंट कमेटी ने कुछ फैक्ट्स दिए थे। कैन यू नेम मी दैट कमेटी? यस हर्षित। यस शालिनी, क्वेश्चन हो चुका है ये पॉलिटेक्निक्स वगैरह। मेरा क्वेश्चन इस समय यहाँ पर ये है कि जिन्होंने 10 इयर्स का जो 6% का जिन्होंने कहा था कि अभी तक भी डिजायर्ड इनपुट हमको नहीं मिला है, डिजायर्ड एक्सपेंडिचर 6% का ग्रोथ हमको देखने में नहीं मिला है एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन में, वो कौन सी कमेटी? वंश, एब्सोल्युटली राइट आंसर, तपस मजूमदार कमेटी। वाई ओनली 6%? महजबी ये ग्रोथ की बात हो रही है। जैसे अभी आप जानते हो 15.7 हो रहा है, लेकिन ये ग्रोथ की बात हो रही है। एज द टाइम पासिस तो रेट ऑफ ग्रोथ 6% के हिसाब से होना चाहिए। तो तपस मजूमदार की जो कमेटी थी, TAPAS MAJUMDAR, उस कमेटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1998 में अपॉइंट किया था और तब 10 इयर्स का एस्टिमेट उन्होंने निकाला था, जिसमें यही हुआ था कि डिजायर्ड लेवल जो है 6% ऑफ जीडीपी का ग्रोथ वो नहीं फाइंड आउट हो रहा है। 4% जो है वो थोड़ा इनएडिक्वेट है, आगे होना चाहिए। ठीक है, फिर राइट ऑफ एजुकेशन जो है आप कह सकते हो इसी कमेटी का रिजल्ट था, 2009 में इम्प्लीमेंट किया गया था। राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट टू मेक फ्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। ओके, और अब तो खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन सेस भी लेती है सब यूनियन टैक्स का, मतलब यूनियन टैक्स का कुछ परसेंट एजुकेशन सेस के नाम से आपसे चार्ज किया जाता है। आप मुझे बताओ वो कितना परसेंट है? श्रुति, पेज नंबर 93 बेटा, राइट साइड पे टॉप पैराग्राफ, उसमें लिखा गया तपस मजूमदार की कमेटी। ठीक है, अब जल्दी से मुझे एजुकेशन सेस बता दो यूनियन टैक्स में कितना है। 1 मार्क में पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, पर हम छोड़ें क्यों ना, कुछ छोड़ना नहीं है, अभी बहुत टाइम है अपने पास। कितना परसेंट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो स्टार्टेड लेविंग डैश एजुकेशन सेस ऑन ऑल यूनियन टैक्स। कोमोद, राइट आंसर। वंश, राइट आंसर। नताशा, राइट आंसर। श्रुति, ओके, आपको आंसर मिल गया। सिंपी, वेरी गुड। सतीश, वेरी गुड। तो 2% जो है वो हमारा एजुकेशन सेस है। रमन कुमार, आलोक दे, योगेश माथुर, रेनबो टू यू ऑल्सो, ओम जी एंड रक्षा राज, एब्सोल्युटली राइट आंसर। सो हमने ह्यूमन कैपिटल भी कंप्लीट कर लिया है, नहीं अभी रहता है। इसके अंदर हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बिहाफ पे आप देखोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, यानी कि 14 इयर्स की एज तक हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उनको एजुकेशन ज़रूर देना है, और हायर एजुकेशन लेने वाले हमारी कंट्री में बहुत कम है। NSSO का डाटा देखेंगे अगर हम, तो रूरल एरिया में आपको जो मिलेगा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ मेल्स हु स्टडीड ग्रेजुएशन एंड अबव इन रूरल एरिया, वो 19% है। ठीक है, यही आपको यंग रूरल फीमेल ग्रेजुएट्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा मिलेगा वो 30% है। तो ये आप रखना चाहो याद तो रख सकते हो। और उसके बाद कंक्लूजन सिर्फ यही है कि इंडिया के पास रिच स्टॉक है ह्यूमन कैपिटल का, जिसको बहुत अच्छे लेवल से यूटिलाइज किया जा सकता है। अनीशा, आपका क्वेश्चन क्या है?
एनरोलमेंट रेशो, हाँ बिल्कुल आप इसमें लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर आप इसका करंट वाला डाटा लिख लो कि एनरोलमेंट रेशो जो है हर साल बदलती है वो 3 to 6% है। बाकी आप करंट डाटा बुक में से देख सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। योगेश, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पहले मैक्रो में पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है। फिर भी आप ये मानना चाहो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस ऑल्सो, जो एक इनकम इज लेफ्ट विद एन इंडिविजुअल टू डिस्पोज ऑफ, जो फाइनली आप स्पेंड कर सकते हो, वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है। ठीक है बेटे, अब मुझे पूछ लो अगर ह्यूमन कैपिटल में आपको कोई डाउट है, फिर हम रूरल डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। रूरल डेवलपमेंट हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है, जनरली उसमें से 3 और 4 का कवर होता है। रूरल डेवलपमेंट हमारा चैप्टर नंबर 6 है, 4 and 5 हम कवर कर चुके हैं। एनी डाउट टिल नाउ? एनी डाउट टिल नाउ? तो रूरल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं बेटा, रूरल डेवलपमेंट जो है वहां पर आपको पता है ये चैप्टर स्टार्ट ही इसी कोट से होता है कि गांधी जी ने बहुत पहले ही ये मार्क कर दिया था, देयर आर 2 डिफरेंट इंडियाज, वन इज रूरल इंडिया एंड सेकेंड इज अर्बन इंडिया। तो उन्होंने पहले ही कहा था अगर पॉवर्टी रिमूव करनी है तो आपको पूरा इंडिया एक करना पड़ेगा। सैडली आफ्टर 7 डिकेड्स हमारा स्टिल जो रूरल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर रूरल एरियाज को ही अर्बन फैसिलिटीज़ दे दी जाएं तो कहीं ना कहीं हमें देखने में मिलेगा कि जो कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बर्डन ऑफ माइग्रेशन बेयर करती हैं और भी बाकी चीज़ों का उन पे जो स्ट्रेस रहता है और एक ही जगह के रिसोर्सेज ज़्यादा एक्सप्लॉयट हो रहे हैं रादर देन दूसरे प्लेसेस के, और रूरल एरिया इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, वो कवर होना शुरू हो जाएंगे। सो रूरल एरिया की जब हम बात करें तो 2 चैलेंजेस हैं, एक लिंगरिंग है, एक इमर्जिंग है। लिंगरिंग जो आते हैं वो हमारे रूरल क्रेडिट और मार्केटिंग से लेकर आते हैं, दैट मीन्स आज तक जो क्रेडिट फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने उनको इशू की हैं और फिर उनका प्रोडक्ट कैसे मार्केट तक लेके जाया जाए उसके लिए जो बात की गई है वो इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। साथ ही साथ इमर्जिंग चैलेंजेस हैं कि अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर आप उनको डाइवर्सिफिकेशन दें जरा जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि एग्रीकल्चर में आप डिस्गाइज्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट जो हैं, एक तो हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, एक इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं जिन्हें हम फॉर्मल सेक्टर भी कह सकते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल को आप इनफॉर्मल भी कह सकते हो। तो यहाँ आ जाते हैं मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स वगैरह सब। और अगर इंस्टीट्यूशनल की बात मैं करूँ तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं जो 1904 में बनी, कमर्शियल बैंक्स हैं जिनका नेशनलाइजेशन हुआ 69 में, रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो रीजन वाइज एस्टैब्लिश किए सब जगह पे, नाबार्ड है जो कि हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो सब इन बैंक्स को स्पेशली डील्स इन रूरल एरिया इन बैंक्स को टेक केयर करता है। और फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं जैसे कि एलडीबीज, पहला झंग पंजाब में खुला था और उसको आप नॉलेज में रख सकते हो। फिर अगर कोऑपरेटिव बैंकिंग की बात करें जहां से इनको क्रेडिट मिलता है तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिसमें शेड्यूल बैंक मिलेंगे आपको, नॉन शेड्यूल बैंक्स मिलेंगे। आ जाता है सिंगल स्टेट, मल्टी स्टेट, ये आपको पता ही है, जो एक सिंगल स्टेट में चलते हैं और एक जिनकी ब्रांचेस बहुत सारी स्टेट्स में हैं। रूरल कोऑपरेटिव में जो बैंकिंग सेक्टर है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे लोन देता है, यानी कि अगर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं तो वो एपेक्स लेवल पे हैं जो बड़े स्टार्टिंग से प्रिमिटिव लेवल से चलते चले आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, फिर विलेज लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं। तो टेक्निकली ये यहाँ से फंडिंग इनको मिलती है और इनको नाबार्ड से मिलती है और वो फर्दर आरबीआई में डील करता है। सिमिलरली लॉन्ग टर्म में देखा जाए अगर तो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक हैं स्टेट लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो आप जानते हो कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो इनकी सिर्फ डेफिनेशन आप याद रख लेना, ये तो आप मनी एंड बैंकिंग में पढ़ते ही हो कि कमर्शियल बैंक्स कौन से हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो वर्क करता है रूरल एरिया के लिए वो है हमारा एसबीआई एसोसिएट्स, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जल्दी से मुझे नाबार्ड का फुल फॉर्म बता दो। वंश, सेल्फ हेल्प ग्रुप की आप बात कर रहे हो? हाँ, तनिष्का यहाँ पे नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ रही है, कौन बताने वाला है? जल्दी से बताओ फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड विद एस्टैब्लिशमेंट ईयर।
कोई नहीं जानता, मैं बोलूं? NA stands for national, B stands for agriculture, A stand for agriculture, R stand for rural, ठीक है, and D stand for development. So full form है नेशनल बैंक। अब तो बताओ पूरी फुल फॉर्म, गायब हो गए क्या सब? यस, ये माइक्रो फाइनेंस है सुरेंद्र, SHG के बारे में जो आप बताने जा रहे हो, रूरल क्रेडिट। कुमुद सही आंसर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नताशा एब्सोल्युटली राइट, महिमा सही है। और कुमुद, विजय साथ ही साथ इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर बता रहे हैं, नताशा भी। यस, अरेबियन नाइट बिल्कुल सही आंसर। शालिनी बिल्कुल सही, 1982 में एस्टैब्लिश हुआ था। हाफ फंडिंग इसको आरबीआई ने की थी, इसके हाफ शेयर आरबीआई के पास हैं और हाफ शेयर इसके सेंट्रल बैंक के पास हैं। हु एक्चुअली बिकम्स द चेयरमैन ऑफ नबार्ड? नबार्ड का चेयरमैन कौन होता है बेटा, जल्दी से बताओ। आ सकता है 1 मार्क में, कुछ भी आ सकता है 1 मार्क में, हम चांस क्यों छोड़ें, है ना? तो जो हमें बुक में बताया गया उतना तो हम डिस्कस करेंगे। तो कौन होता है, जल्दी से बताओ। यस श्रुति, ओम जी, सबका आंसर सही है, नबार्ड की फुल फॉर्म। किरण, बिल्कुल इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल इसके एंड में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि कमेंट क्वेश्चन को कैसे लेते हैं आप। प्लीज अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे जरूर एक बार ये कमेंट वाला क्वेश्चन दे देना, क्योंकि अभी मैं देने बैठ गई तो इधर से निकल जाएगा। नहीं कुमुद, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन नहीं होता है इधर, जल्दी से बताओ चेयरमैन ऑफ नबार्ड कौन होता है? नहीं, श्रुति सतीश रॉन्ग आंसर। नहीं किरण, पीएम नहीं होते। नहीं, नहीं अरेबियन नाइट, पीएम नहीं करते इसको रूल, चेयरमैन नहीं है इसके पीएम। ओके, लिख लो फिर आप सब, अगर किसी को भी नहीं पता है। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, ओके, दैट वुड बी प्रेजेंट वन। ओम जी और योगेश, क्या आप वो प्रेजेंट पर्सन का बता रहे हो? राइट, तो जो पर्सन चेयरमैन होता है दैट इज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर होते हैं दैट पर्सन बिकम्स द चेयरमैन ऑफ नबार्ड। हेलो मीनाक्षी, ठीक है। अब अगला जरा सा आप यहाँ पे ये मेंशन करो कि किस किस ने लाइक अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो कुछ एग्जाम्पल दो मुझे जो इनिशिएटिव लिया गया मार्केटिंग के तौर पे। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में। अगर मैं आपसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एग्जाम्पल पूछूं मार्केटिंग के लिए, तो आप कौन सा, जो वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट है, व्हाट डू वी कॉल दैट? अनिशा क्या रिपीट करना है बेटे? डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरपर्सन ऑफ नबार्ड, ठीक है। ही हैज द ड्यूटी टू चेयर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। जी बेटा जल्दी से बताओ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट है, जैसे अपनी मंडी है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की, मार्केटिंग एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग का पार्ट है। बिल्कुल सही फिरोज। रिथु बाजार, आप सही आंसर कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून मीनाक्षी। रिथु बाजार, श्रुति, आर्यमन, अनीशा, अवध, बिल्कुल सही आंसर। ओके, नाउ टेल मी तमिलनाडु की फार्मर मार्केट, नेम ऑफ तमिलनाडु's फार्मर मार्केट। यस सिंपी, बिल्कुल सही, तमिलनाडु का, ऑब्वियसली राइट। अनीशा, उझावर सैंडीज, बिल्कुल सही आंसर। उझावर सैंडीज जो है वो आंसर है तमिलनाडु की जो आपकी वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट है, सॉरी फार्मर मार्केट है, उसको बोला जाएगा। यस, रिथु है ये, नेहा, RYTHU, सतीश, शालिनी, एब्सोल्युटली राइट आंसर, सब सही दे रहे हैं आंसर। ऑपरेशन फ्लड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, ऑपरेशन फ्लड कब इंट्रोड्यूस किया गया? ऑपरेशन फ्लड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑपरेशन फ्लड इंट्रोड्यूस्ड इन किस चीज के लिए है ऑपरेशन फ्लड और कब से हमें ये देखने में आ रहा है? ऑपरेशन फ्लड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, यस, सबके सब उझावर सही आंसर दे रहे हैं, फार्मर मार्केट इन तमिलनाडु।
निखिल गुप्ता यहाँ पर बता रहे हैं 1970 रॉन्ग आंसर ऑपरेशन फ्लड, ये नहीं है। महजबी नहीं, एग्जैक्टली अगर आप इम्प्लीमेंटेशन बता रहे हो तो वो 1970 हो सकता है, लेकिन 1951 टू 2014 में बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लोर किया गया है। 1966 ऑनवर्ड ये चलना शुरू हुआ। बिल्कुल सही फिरोज, ये मिल्क रेवोल्यूशन यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड टर्म उन्होंने यूज किया था, गुजरात से स्टार्ट हुआ था। नाउ टेल मी फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क फील्ड में जो रेवोल्यूशन हुआ था, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो इसमें आपका जो क्रॉप्स चेंज किए गए थे, व्हीट एंड ऑल, उसमें किया गया था। ऐसे ही यस सुरेंद्र कोऑपरेटिव लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन फ्लड उसको नाम दिया गया था। और ये पूरा रेवोल्यूशन जो मिल्क इंडस्ट्री में हुआ, उसको जिसने एक इंडस्ट्री अलग से एस्टैब्लिश कर दी, तो वो आपका कहलाया जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, हु इज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? जैसे MS स्वामीनाथन आपने ग्रीन रेवोल्यूशन का बताए थे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ऐसे ही अगर आप यस निखिल गुप्ता, वर्गीस कुरीन, GUESE, इट इज GHESE। एक बार महजबी, यस वंश की स्पेलिंग सही है, आप वंश वाली स्पेलिंग देखें निखिल और महजबी, इस स्पेलिंग को आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखें, और नहीं तो गूगल से क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। 1966 सतीश कुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 1966 ऑनवर्ड्स हमारा मिल्क रेवोल्यूशन सही हुआ था। यस सागर, वर्गीस कुरीन फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन, आई थिंक 2 years हो गए हैं अब उनकी डेथ हुए। ठीक है, सो ये इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, तो आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। नाउ टेल मी गोल्डन रेवोल्यूशन किस फील्ड का है और कौन से ईयर से एसोसिएटेड है? गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन। नताशा कुरीन का बेटे आपकी स्पेलिंग रॉन्ग है, वर्गीस की स्पेलिंग आपकी सही है। सतीश, हाँ वर्गीस में एस के बाद ई लगा लो। ठीक है, श्रुति ये एग्जैक्टली जो वर्गीस कुरीन है ये नहीं लिखा गया आपके एनसीईआरटी में, ये आपको जानना होता है। सतीश बता रहे हैं ये अमूल ओनर हैं, और यस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और सोशल एंटरप्रेन्योर कहा जाता था इनको, जैसे MS स्वामीनाथन भी आपकी बुक में नहीं लिखा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जब 1 मार्क के। हॉर्टिकल्चर सही आंसर दे रहे हो आप, पल्सेस में नहीं है बेटे। हॉर्टिकल्चर में हुआ था आलोक दे 1991 टू 2003 जो पीरियड है वो गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। हनी की फील्ड में नहीं है, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की फील्ड में है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जो चेंज लाया गया ये वो कहलाया जाता है। और वीट में जो चेंज हुआ था महजबी, वो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ग्रेन्स में जो हुआ था। और जो हॉर्टिकल्चर में हुआ उसको हम गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, 1991 से 2003। बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए बहुत सारे, जिनको माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस भी बोला जाता है, और ये विदाउट सिक्योरिटी लोन देते हैं अपने यहाँ पे फार्मर्स को। और एक नॉन ग्रुप के अंदर ये एस्टैब्लिश किया जाता है, धीरे धीरे इसमें ऐड होने शुरू होते हैं बाकी लोग भी। तो अगर इनको जो फंडिंग्स मिलती है वो रीजनल रूरल बैंक से इनको हेल्प मिल सकती है, और डायरेक्टली भी ये अप्रोच कर सकते हैं दूसरे बैंक्स को। सो इनफॉर्मल डिलीवरी सिस्टम है क्रेडिट डिलीवरी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और सबसे बड़ी बात है कि बिना किसी सिक्योरिटी के ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। PDS सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ बच्चों? 2 चैप्टर रह गए हैं, रूरल डेवलपमेंट खत्म है। जल्दी से फिर एक टेस्ट देके जाना सबके सब। आई नो सबका लंच टाइम होने वाला होगा। सागर बिल्कुल सही, गोल्डन रेवोल्यूशन 91 टू 2003 है। SHG नेहा आंसर सही, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनको माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस भी बोला जाता है। और बोलो जल्दी से, रूरल बैंकिंग आप लिख सकते हैं। फिर थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैं बुक NCERT में से पूछना शुरू करूं। मैंने आपसे पूछा है PDS लॉन्च्ड इन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कब लॉन्च हुआ था? जिनको नहीं पता है प्लीज लिख लो, 1997 है बेटा। आलोक 92 नहीं है, 1997 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है आर्यमन अब्बास, प्लीज क्रॉस चेक, 1997। अब जरा जल्दी से जो बॉक्स के क्वेश्चन है अगर मैं पूछूं यहाँ पर,
विमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन केरला, कौन सा है ये प्रोग्राम? पता है किसी को? जिनके पास अभी नहीं है एनसीईआरटी वो पेज नंबर लिख लो, 102 का बॉक्स नंबर 6.1, वहां से इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको। ठीक है, इसका नाम है बेटा कुदुम्बश्री। कुदुम्बश्री क्या है? एक वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी है, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम पे बेस्ड है, इनका सेल्फ इनिशिएटिव है ये, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है केरला के अंदर। वंश बिल्कुल सही आंसर है आपका, नहीं सिंपी, तनवा नहीं है। तनवा जो है वो तमिलनाडु है, देखो टी एन स्टैंड ही तमिलनाडु के लिए करता है और WA विमेन एसोसिएशन है। तो जो केरला में जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो कुदुम्बश्री किया गया है और इसका सबसे मतलब बहुत सक्सेसफुल प्लान रहा है ये, और सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं। तो ₹1 करोड़ एज थ्रिफ्ट सेविंग्स और लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक्स के कैटेगरी में आता है पूरी एशिया में, खाली केरला में नहीं, पूरी एशिया में। These societies have been acclaimed as the largest informal, formal नहीं, informal banks in Asia in terms of participation and savings mobilized. तनवा नहीं है बच्चों, this is कुदुम्बश्री। सतीश कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है? हाँ, क्वेश्चन ये था, नेम द विमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड ऑन पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम और पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम विच इज इम्प्लीमेंटेड इन केरला। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो कि लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक का काम करता है पूरे एशिया में, जिसको कंसीडर भी किया जाता है, और सेविंग करके इन्होंने 1 करोड़ तक का एक ह्यूज अमाउंट जो है ये चैनलाइज कर सकते हैं। ठीक है बेटे, पारस हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स है और इंग्लिश है। कुदुम्बश्री, यस रजनी, बिल्कुल सही आंसर आपका। अब आता है उसके बाद माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस, मैंने आपको बता दिया, अपनी मंडी वगैरह सब आप डिस्कस कर चुके हैं। पीरियोडिक मार्केट टोटल्स जो लगती हैं वो 27,000 है। हाँ, तनवा कौन सा प्रोजेक्ट है? तमिलनाडु। ये इंडियन एग्रीकल्चर टेक्निक्स में ट्रेन करता है विमेन को, तो इसका फुल है तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर। गॉट इट? ओके, सो बॉक्स नंबर 6.2 ऑफ एनसीईआरटी रूरल डेवलपमेंट, पेज नंबर 107। ये जो विमेन ग्रुप है तिरुचिरापल्ली में, जो कि एंथोनियमल ट्रेंड वुमेन जो हैं वो इसको रन करती हैं, और माइक्रो क्रेडिट सिस्टम के थ्रू यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू इनको फाइनेंस किया जाता है। डॉल मेकिंग, सोप मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, मशरूम कल्टीवेशन, इनकम जनरेशन एक्टिविटीज, ये बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर। राइट, तनवा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तमिलनाडु का ही है और कहीं का नहीं। फिर उसके बाद आपको 6 मार्क में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर क्या क्या इमर्जिंग, जो मैंने आपसे कहा था इमर्जिंग चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं। तो मार्केटिंग का तो चैलेंज आपके सामने आ गया था, साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री आप सबको पता होगा, उसके बाद फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, एंड देन अदर ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं। फिर बेटा बॉक्स नंबर 6.3 में है एक अक्टूबर 2014 में न्यू स्कीम लॉन्च की गई, जस्ट टू develop one village from just to develop village and to connect it to the main city, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। मैं हिंट देती हूँ, आप मुझे उस योजना का नाम बताओगे, ध्यान से सुनो, जिसमें कहा गया था कि हर एक सांसद एक विलेज जो है उसको एडॉप्ट करेगा। नेम दैट योजना। बेटा जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है मुझे उसका पता नहीं है ना एमडी, मुझे लगा कि वो बच्चा सही में पूछ रहा है तो मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और इंग्लिश है। ठीक है, हाँ जी बताओ जल्दी से। नेम द योजना लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और न्यू स्कीम जिसमें मेजर मोटिव जो हमको दिखता है विलेजेस को इम्प्रूव करने का।
यस श्रुति, एब्सोल्युटली राइट आंसर। आर्यमन दबास बिल्कुल सही आंसर। सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया है ये, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो यही कि एवरी विलेज हैज टू बी अडॉप्टेड बाय एमपी, और कंडीशन ये है कि वो आपके स्पाउस का या आपके अपने किसी नोन का और आपका नहीं होना चाहिए विलेज। आप उस विलेज को चूज करोगे जो बहुत ही डेस्टिट्यूट है, बहुत डिवाइडेड है फैसिलिटीज से, और उसको रेज करके एक सही प्लेटफॉर्म पे लेकर आओगे। दैट इज सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। ये जनरली बच्चों को आता है, और इसके अंदर जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब आपको पता हैं, उसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप छोड़ोगे नहीं। साथ ही साथ मुझे ये बताओ एक नेम ऑफ द एनजीओ दैट एक्चुअली टुक इनिशिएटिव in producing cotton organically. Name that organization. Name that organization. सही, यहाँ सबके आंसर सही हैं। लक्ष्य, श्रुति, आर्यमन, प्रतीक पुराने वाले क्वेश्चन के यस, निखिल, सिंपी, सागर बिल्कुल सही आंसर। राजेंद्र फुल फॉर्म लिखो बेटा। हाँ लक्ष्य मैंने पढ़ लिया बेटे। रजनी भगत बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो। एनजीओ, नेम द एनजीओ। उनके जो किसान मेहता थे, हाँ पर्सन इज किसान मेहता, एनजीओ का नेम प्रकृति, बिल्कुल सही लक्ष्य। और किसान मेहता ऑफ प्रकृति एनजीओ, उन्होंने यहाँ पर बोला था कि हम कॉटन को ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके एवेज में जो डायरेक्टर थे तब सेंट्रल इंस्टीट्यूट के, उन्होंने क्वेश्चन किया था डू यू वांट इंडिया टू गो नेकेड, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुली कल्टीवेबल लैंड पे उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करके दिखाया था। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लॉन्ग टर्म उसके नुकसान आपको देखने में नहीं मिलते। सॉइल इरोजन एंड मनी सेविंग तो है ही, सॉइल इरोजन जो है उससे हम बचते हैं, जो कि केमिकल और पेस्टिसाइड्स का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था, वो हमें इसमें नहीं मिलता है। तो बेटा जी ये हमारा रूरल डेवलपमेंट भी ओवर है। इसमें हम आपको बता चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उनको देख लो। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं बेटा। ठीक है बड़े, हाँ जी बेटा ये एनसीईआरटी में है अनीशा, प्रकृति बॉक्स में ही है। ठीक है बड़े आगे। ओके तो अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 7 यानी कि एम्प्लॉयमेंट। ये आप सबको बहुत अच्छे से आता है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम लेने नहीं वाली हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताने वाली हूँ कि एम्प्लॉयमेंट कितने टाइप का है वो आप सबको पता है। आयुष अभी हम नेहा आयुष को अभी हम पढ़ेंगे उसमें इंडियन मेडिकल सिस्टम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट में, बस और 20 मिनट की बात है। अभी हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, उस पर ध्यान दो। और बीच बीच में अगर हम दूसरे चैप्टर मिक्स कर देंगे तो बाकी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। जब मैं आपसे टेस्ट लूंगी तब मिक्स चैप्टर का आ जाएगा। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहली चीज हमारी जो वर्क फोर्स है और लेबर फोर्स है उनका एक डिफरेंस है, बाद में पूछूंगी, पहले समझ लो। 473 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स है, जिसमें से 94% अभी भी हमारे रूरल एरिया में काम कर रही है और 6% सिर्फ अर्बन सेक्टर में काम कर रही है, यानी कि आई मीन अर्बन और रूरल, सॉरी मैंने गलत टर्म यूज कर ली। 6% फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है और 94% इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। फॉर्मल सेक्टर होता है जहां पर पूरा एक सेटअप होता है, ट्रेड यूनियंस होती हैं जहां आपके मिनिमम स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं, उन सब के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा पूरा फॉर्मल सेटअप होता है और स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स वहीं पर है। अगर मैं अर्बन और रूरल एरिया में इसको डिवाइड करूं तो 1/4 वर्कफोर्स हमारी अर्बन एरिया में है और 3/4 हमारी रूरल एरिया में है, जिसमें से मेन की मेजॉरिटी 70% है और फीमेल की मेजॉरिटी 30% है। और वहीं अगर मैं अर्बन एरिया में देखूं तो 1/5 पोर्शन यानी कि 20% की मेजॉरिटी है काम करने में। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि अर्बन एरिया में विमेन कम काम कर रही हैं और रूरल एरिया में ज्यादा, उसका क्या कारण है? दैट यू नो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। और टेस्ट बेस्ड लक्ष्य अभी 20 मिनट्स के अंदर हो जाएगा वो शुरू। ठीक है चैप्टर ये अच्छे से आप सबको आता है, मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं।
और फॉर एवरी 100 अर्बन फीमेल ओनली 15 फीमेल्स आर देयर हु आर वर्किंग। और अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं तो एवरी 100 रूरल फीमेल, ऑन एवरी 100 रूरल फीमेल 25 विमेन आर वर्किंग। वहां आपको पता है जॉब जो है, नेचर ऑफ जॉब जो है, वहां पर हमको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट तो देखने में मिलता है, लेकिन वहां पर हमको जॉब जो एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट है वो देखने में नहीं मिलता। तो मिनिमम वेज रेट पे भी काम कर सकते हैं, अनस्किल्ड भी काम कर सकते हैं, तो उधर का हमको थोड़ा सा चेंज देखने में मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन आपको वर्कर पॉपुलेशन रेशो पे आ सकता है, या वो कोई टर्म आपको दे सकते हैं, आपको वो कैलकुलेट करके बताना होगा। बहुत सिंपल है, जितनी भी वर्कफोर्स है आपकी जो एग्जैक्टली काम कर रही है, एक्चुअली काम कर रही है, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन multiplied by 100, that is proportion of population actually contributing to the production of goods and services। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे कितने तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं और प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल हो गए सर्विस सेक्टर में जितने भी सैलरीड पीपल लगे हुए हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड आप जानते हो, एंटरप्रेन्योर एंड ऑल, जो खुद से जॉब अरेंज करते हैं, एम्प्लॉयर बनते हैं। कैजुअल वेज वर्कर होते हैं जो जनरली ऑफ ऑन वर्क करते रहते हैं। इंटरमिटेंट जॉब होती है, जहाँ पे भी उनको टास्क मिलता है वो काम करने पहुंच जाते हैं। ये एक लोअर जोन से लेकर हायर जोन तक आपको सब मिलेंगे कैजुअल वेज वर्कर। तो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड टोटल वर्कफोर्स में से देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा 52% सेल्फ एम्प्लॉयड का है। सेकंड नंबर पे हमारा कैजुअल आता है, दैट मीन्स 30% हमारा जो वर्कफोर्स है वो किसके अंदर लगा हुआ है? कैजुअल में। और ये दोनों हमको ज़्यादातर रूरल एरिया में दिखता है, सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल वेज लेबरर। प्रोफेशनल जो है ये हमको अर्बन में दिखता है। इसमें पूरे वर्कफोर्स का 18% जो है वो रेगुलर वर्कर काउंट होता है, जिसमें से 20% फीमेल हैं और 13% जो 20% जो है वो मेल हैं, 13% फीमेल हैं, राइट। अब डिफरेंट इंडस्ट्री डिवीजन की बात करें तो पूरे वर्क सेक्टर को, पूरे एम्प्लॉयमेंट को 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिवीजन में बांटा गया है। आप जिनको याद ना रहें वो तमाम एटसेट्रा करके याद रख सकते हैं, लाइक T फॉर ट्रेड, M फॉर मैन्युफैक्चरिंग, देन A फॉर एग्रीकल्चर, ऐसा करके तमाम एटसेट्रा। ये लाइन आप एक लिख लो तो आपको 8 डिवीजन याद रहेंगे आपको, एटसेट्रा मतलब ETC। तो ये कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेड है, आपका ट्रांसपोर्ट है, सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग तो मैंने बता ही दिया, इलेक्ट्रिसिटी है, साथ ही साथ आपका ये कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है। और अगर मैं अर्बन सेक्टर की बात करूं तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, ये 3 है। प्राइमरी में सारा क्या है? एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है और जो कन्वर्जन प्रोसेस होता है वो होता है। टर्शरी में आपका सारा क्या है? सर्विसेज है। तो टर्शरी हमारा अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा काम जो देखने में मिलता है, हमारी वर्कफोर्स जहां लगी है वो टर्शरी सेक्टर में लगी है। रूरल एरिया में सारा हमारा एग्रीकल्चर में है। तो अर्बन एरिया से आपको वो दिखता नहीं है एग्रीकल्चर के अंदर, वो रेशो को आप याद रख सकते हो। एग्रीकल्चर में 63% फीमेल काम कर रही हैं और मेल जो हैं वो लेस देन हाफ हैं। इस डाटा को आप याद रख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन आपका एक आता है कि थोड़ा सा आप एनालाइज करो रूरल और अर्बन एरिया के ऊपर, और वाई विमेन आर मोर इंडल्ज्ड इन अदर फील्ड और रूरल एरिया, लाइक दे आर वर्किंग इन रूरल एरिया नॉट इन अर्बन एरिया। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। उसके अलावा आप जो 3 सोर्सेज ऑफ डाटा हैं जहां से हमको अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा मिलते हैं, बता सकते हैं कि आप यहाँ पे जो भी प्रेजेंट हैं 3 सोर्सेज ऑफ डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। कौन कौन से 3 सोर्सेज हैं बेटा? जल्दी से बताओ। लेबर सप्लाई भी डिस्कस कर रहे हैं बेटा। पहले मुझे सुरेंद्र, अभी बता रही हूँ बच्चे, पहले मुझे बताओ 3 सोर्सेज ऑफ डाटाज कौन कौन से हैं जो हमारे ऑफिशियल और ऑथेंटिकेटेड डाटा हैं, सोर्सेज हैं, जहां से जो भी डाटा हमको मिलता है हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप डेटा भी बोलते होगे उनको, इट इज डाटा, डेटा बोथ। तो जल्दी से बताओ 3 सोर्सेज। एनीवन नोज दैट? 3 सोर्सेज ऑफ डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। NSSO, ओके, NSSO की रिपोर्ट, वेरी गुड श्रुति। ये हमारा फर्स्ट सोर्स है और ऑथेंटिकेटेड सोर्स है जिसको हम बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ग्रोथ, नहीं ये अनु अलग है। अच्छा, आप पिछला देख रहे होगे तभी कमेंट कर रहे होगे। NSSO हो गया बेटा।
माइनिंग जो है बच्चे सेकेंडरी सेक्टर में आता है सुरेंद्र, जो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग और कन्वर्जन से रिलेटेड आएगा ना वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है, जिसके लिए इंडस्ट्री आपको एस्टैब्लिश करनी पड़ रही है। हाँ, तो ये आर्यमन डबास का राइट आंसर है। जरा डीजेट का फुल फॉर्म भी दो यहाँ पर जल्दी से, आर्यमन डबास। एक तो हो गया आपका नेशनल, हाँ ये सागर पटेल ने अच्छा दिया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डाटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। गुड। तो डीजेट की फुल फॉर्म भी जो है वो आपने डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डाटा रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये तीन हमारे ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जहां से हमको अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा मिल सकता है। बिल्कुल सही कुमुद, 2 लिख दिया आपने, तीसरा DGET उसको याद कर लेना, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपकी वही है। लेबर फोर्स हमारी कौन सी होती है, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग, दोनों की दोनों, जो एबल टू वर्क है, विलिंग टू वर्क है, बट सिस्टम फेल्स टू प्रोवाइड देम जॉब, दैट इज लेबर फोर्स। यानी कि जब हम टोटल अनएम्प्लॉयमेंट काउंट करते हैं, इतनी लेबर जो हमारे पास काम करने के लिए तैयार बैठी है, उसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों आते हैं। लेकिन अगर मैं वर्क फोर्स की बात करूं तो हु आर एक्चुअली वर्किंग, दैट इज वर्क फोर्स। लेबर सप्लाई जो होती है पर्टिकुलर वेजेस पर और सैलरी पे, जो लेबर एक्चुअली अपने आप को सप्लाई ऑफ लेबर और विलिंग टू डू द जॉब ऑन द ऑफर्ड वेज रेट, दैट इज लेबर सप्लाई। ये डिफरेंस है। इसको हम मैन डेज ऑफ वर्क में कैलकुलेट करते हैं। कैन एनीवन टेल मी 1 मैन डे वर्क इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? How many hours? 1 man day work is equal to, हाँ जी आर्यमन आपने सही आंसर किया था, डायरेक्टर रेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग रजिस्टर्ड विद, बिल्कुल सही। सुरेंद्र बिल्कुल सही, तीनों रिपोर्ट तीनों सोर्सेज एकदम सही हैं आपके। हाँ जी, 1 man day refers to, बिल्कुल सही नेहा, सुरेंद्र, अवध, एब्सोल्युटली राइट आंसर, लक्ष्य, रक्षा, राजेंद्र, तान्या, वेरी गुड, श्रुति वेरी गुड, 8 आवर्स। ठीक है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट किनको माना जाता है? अंडर एम्प्लॉयड, सागर बिल्कुल सही, अनीशा बिल्कुल सही। अंडर एम्प्लॉयड अगर हम कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स जो हमें NSSO से मिलती है, लेस देन 28 आवर्स, प्लीज नोट डाउन, जो जिनको भी नहीं पता है, पूरे वीक में जो लेस देन 28 आवर्स काम कर रहा है, दैट पर्सन इज कंसीडर्ड एज अंडर एम्प्लॉयड। ओके, लेस देन 28 आवर्स। सो वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, यानी कि 48 आवर्स बनते हैं, 1 डे ऑफ, कहीं कहीं जगह पे 2 डेज वीकेंड होता है, बट 48 आवर्स हैं। तो 48 आवर्स ना काम करके अगर कोई 28 आवर्स से कम काम कर रहा है तो वो अंडर एम्प्लॉयड है। और 1 मैन डे, एब्सोल्युटली राइट, वंश, आर्यमन, नताशा, सिंपी, रमन, सागर, एब्सोल्युटली राइट बेटा, यू गाइज आर अमेजिंग, बहुत अच्छे से इंटरैक्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन के आंसर साथ साथ देना शुरू करते हैं। हाँ जी लक्ष्य, बस अभी टेस्ट कर रहे हैं। तो जॉबलेस ग्रोथ बेटा क्या है? ग्रोथ इन जीडीपी तो है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की जो ग्रोथ है वो लेस देन ग्रोथ इन जीडीपी है। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, फटाफट आंसर करो, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। लक्ष्य साथ साथ बेटे ये क्वेश्चंस भी जब हम पूछते हैं तो भी तो आपको अंदाजा हो जाता है ना कि आप सही आंसर कर रहे हो या नहीं। और 20 मिनट्स में हम शुरू कर रहे हैं, आई मीन 15 मिनट्स में जी। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क, रक्षा राज कह रहे हैं हम लोग, percentage of casually hired workers in the total workforce that tends to rise over time, that is casualization। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखा गया है पेपर्स में पूछते हुए, हालांकि बोर्ड एग्जाम ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेकिन 11th में तो ये होता ही था। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स जो है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? जब एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयड पीपल जो हैं वो सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स हमें देखने में मिलती है इनफॉर्मल सेक्टर में, तो वो हमारा इनफॉर्मलाइजेशन हो जाता है। कॉजेज आप सबको पता है,
Yes, Awadh, work in casual Vansh. The process of moving from self-employment and regular self-employment to casual wage लिख दिया, is known as casualization of workforce. बिल्कुल सही. Causes क्या हैं बेटा इसके? स्लो रेट ऑफ ग्रोथ, एजुकेशन भी आएगा, पॉवर्टी भी आएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी इसका कॉज आएगा. उसके अलावा आपका लो कैपिटल फॉर्मेशन भी आएगा, डिक्लाइन कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी आएगा. ठीक है, ये सब कॉजेज हैं आपके. अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर भी आएगा. इनएडिक्वेट एजुकेशन तो मैंने बता ही दिया. अब इसकी रेमेडीज बतानी होंगी तो इसी को ठीक कर दो. जैसे हमने बोला इनएडिक्वेट एजुकेशन, सो चेंज रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन एजुकेशन सेक्टर, वो उसकी रेमेडी बन जाएगा. ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ स्पेशल प्रोग्राम जो टारगेटेड हैं अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए, तो जो पॉवर्टी के पैप्स थे ना, जैसे उसमें जो आपका मनरेगा था, वो SSRY था, PMGRY था, वो सबका सब हमारा जो है इसमें आ जाता है. सड़क योजना जो था वो सब हमारा एम्प्लॉयमेंट को ही टारगेट कर रहा है, क्योंकि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है ही क्या कि काम दो ताकि वो उनको फूड मिल सके. ठीक है, रक्षाराज दे दिया मैंने एग्जाम्पल. अब देखो बेटा, अगर एक क्वेश्चन ऐसा आता है ना आपको, ये देखो, अगर ये क्वेश्चन आता है रूरल, अच्छा ये रूरल डेवलपमेंट का मैंने एक ना पूरा इसमें आपको दे दिया है, जैसे कि रूरल क्रेडिट क्या है और सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट क्या क्या हैं, SHG किसको कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या है, फिर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन किस तरफ है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. ठीक है, ये रूरल डेवलपमेंट का ही पार्ट था. और इसके बाद आपका ये जो एम्प्लॉयमेंट का है, एक बार समराइज कर लेते हैं. यहाँ बता दिया अनएम्प्लॉयड कौन है, ये कॉजेज हैं उसके. टाइप्स आपकी ओपन जानते हो आप, जो विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग जॉब. स्ट्रक्चरल आप जानते हो, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर चेंज होने से दोज हु आर नॉट स्किल्ड रिमेन अनएम्प्लॉयड. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी चेंज होने से होता है, और हायर स्टैंडर्ड्स बढ़ने से फॉर द टाइम बीइंग जब आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं कोई भी, तो वो फ्रिक्शनल कैटेगरी में आता है. साइक्लिकल आपका जो एक साइकिल के दौरान, जैसे ट्रेड साइकिल एंड ऑल, रिसेशन, बूम, प्रोग्रेशन, इन सब में देखने में मिलता है. सीजनल और डिस्गाइज्ड आपको पता ही होगा. सीजनल होता है जो सीजन आता है जब किसी चीज़ का, जैसे मैंने होली का एग्जाम्पल दिया बलून्स के लिए, जैसे मैंने दूसरे एग्जाम्पल दिया आपको. डिस्गाइज्ड होता है, इट सीम्स दैट यू आर वर्किंग बट यू आर नॉट वर्किंग, अंडर एम्प्लॉयड. ठीक है, योर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0. इट सीम्स 10 लोग भी उतना ही प्रोड्यूस दे रहे हैं और 5 लोग काम कर रहे हैं, तो शायद उससे ज़्यादा दे देंगे, बट उतना तो ज़रूर देंगे. दैट इज डिस्गाइज्ड. तो ये रूरल होती है ज़्यादातर. अब मेजर टू सॉल्व जो हैं वो ये हैं आपके, और गवर्नमेंट पॉलिसी जो रही है वो आपको यहाँ पर लिख दी है, जो अगेन नरेगा वाली पॉलिसी है वही इसमें आ जाएगी. तो ये पूरा आपका एम्प्लॉयमेंट है जो कवर हो जाता है इसके अंदर. एंड देन जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेटा, ये NCERT का ही डायग्राम है, और ये यही वाले ग्राफ्स जनरली आपको 6 मार्क में आ जाते हैं कि आप इनको ज़रा लिखना शुरू करो, कैसे लिखना है. जैसे मैं एक बार देख लूँ कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा. हाँ जी, नेहा, नताशा सब आंसर कर रहे हैं. गुड. आंसर क्या करना है रक्षा? जॉबलेस एनवायरनमेंट इज जॉबलेस डेवलपमेंट कमेंट. देखो, जॉबलेस एनवायरनमेंट है तो वो जॉबलेस ग्रोथ हो सकती है, जॉबलेस डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया का जो एनवायरनमेंट है, इंडिया का जो आप कह सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्टेटस है, दैट विल फोर्स यू टू वर्क. और इंडिया में जनरली हमको ऐसे ही काम करने वाले मिलते हैं जो फोर्सफुली काम करते हैं, बिकॉज एक्स्ट्रावेगेंट है, फिर सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा है उन सब चीज़ों के चलते हुए, और पास्ट इन डैटनेस इतनी ज़्यादा है कि आपको काम करना ही पड़ेगा. तो आप कम रेट पे भी करोगे, हाई रेट पे भी, जैसे जैसे आपके साथ चलेगा. इफ़ 1 पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू डू, उसकी पोस्ट को हायर करने के लिए 100 पर्सन पीछे बैठा है. दैट इज़ वाई बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, दे डू नॉट वैल्यू देयर एम्प्लॉयज़. और एम्प्लॉयज़ को पता है कि अगर आप कहीं भी जाओगे आपको सेम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट फेस करना पड़ेगा, राइट. सो उसको आप डेवलपमेंट नहीं कह सकते हो, उसको आप ग्रोथ कह सकते हो, जो कि आप यहाँ देख रहे हो. देखो इस चार्ट के अंदर आपने आंसर कैसे करना है. जैसे एक सैम्पल पेपर मैंने देखा था, CBSE सैम्पल पेपर था, उसमें भी यही चार्ट दिया गया था 6 मार्क क्वेश्चन में, और कहा गया था इस पे कमेंट करो, स्पेशली 1991 के बाद. तो ये जो आपका ये वाला लाइन है ये शो कर रहा है एम्प्लॉयमेंट, और दिस लाइन इज शोइंग GDP.
ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कैसे मिनिमम थी ये 91 के दौरान और सबसे हाईएस्ट अचीव हुई 2005 में और कब ऐसा पहुंचा। तो आपने ये पूरा डिस्क्रिप्शन देके पीछे की कुछ भी योजनाएं और कुछ भी उनकी पॉलिसी को आप मेंशन करके बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट जो आप देख रहे हो वो क्या है, स्टिल जीडीपी आपका कम है लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ देख रहे हो। यहाँ जीडीपी सबसे हाई है 2005-2010 में रेट ऑफ ग्रोथ, लेकिन अगर आप इधर देखोगे तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे कम है। ये आप यहाँ पर चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स को आपको ढूंढना होता है और आंसर करने होते हैं, ठीक है बेटे। तो ये क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है वो आपने, ग्रोथ होता है बेटा गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस। अनिशा, ग्रोथ जो होता है वो हमेशा हम रेट ऑफ ग्रोथ इन गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। डेवलपमेंट इज अ बिग एस्पेक्ट। डेवलपमेंट में हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आ जाता है, जिसके अंदर हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब जो सैनिटेशन, वाटर एक्सेस जो हमने कल चाइना में डिस्कस किया, चाइना वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, वो पार्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ बिग कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करते वक्त हम डेवलपमेंट नहीं काउंट करते। उसमें हम ये देखते हैं हमारा जीडीपी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन लास्ट ईयर कितना था, अब कितना है। वो हम कांस्टेंट ईयर पे भी देख सकते हैं तो रियल जीडीपी हो जाएगा। अगर हम करंट पे देखेंगे तो वो हमारा मॉनेटरी हो जाएगा, ठीक है बेटे। आ गया डिफरेंस समझ में? इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है समझ में आ गया? आ सकता है ऐसा ही कोई चार्ट, ऐसा ही कोई टेबुलर प्रेजेंटेशन, और उसको आप कैसे करोगे। ये आ गया बेटा हमारा चैप्टर नंबर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है सपोर्ट सिस्टम है, दो तरह का होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रोडक्टिविटी रेज करने में हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट रेज करने में हेल्प करता है, जनरेट करता है इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन के साथ लिंकेज का काम करता है, साइज ऑफ मार्केट को इंप्रूव करता है, एबिलिटी टू वर्क दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेगा, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, और आउटसोर्सिंग में भी बहुत हेल्प होती है। साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में आप नॉर्म्स चेंज करते हैं, तो बाहर से अगर आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं। सिमिलरली सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें आता है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन। इकोनॉमिक में आपका आता है एनर्जी, ये इकोनॉमिक है एनर्जी, और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये आपका किस में आएगा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। तो जैसे कन्वेंशनल होता है जो पुराने तरीकों से हम यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। नॉन कन्वेंशनल हो गया जो न्यू मीन्स हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया। कमर्शियल एनर्जी आप जानते हो, नॉन कमर्शियल एनर्जी भी आप जानते हो। एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट जो है ये यहाँ गलत लिख दे बेटा, ठीक है। कमर्शियल एनर्जी जो है आपका नीचे वाला है, और नॉन कमर्शियल जो है आपका कोल, पेट्रोलियम एंड ऑल उसमें जाएगा। तो हालांकि जो हमारी एनिमल वेस्ट वगैरह है ये थोड़ा ज़्यादा हाई आपको कॉस्ट करता है आपके नेशन पे, आपकी इकोनॉमी पे। हेल्थ सेक्टर में जो चैलेंजेस हैं वो हायर ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ है, और साथ ही साथ पुअर स्टेट ऑफ पब्लिक हेल्थ है, अर्बन रूरल डिवाइड है, पुअर रिच का डिवाइड है, मेलन्यूट्रिशन है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, और प्रॉपर हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, जिसमें एडवांस सेंटर सबसे ज़्यादा नहीं है, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि पावर सेक्टर में हम किस तरह का जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं, तो प्लांट लोड फैक्टर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि कैपेसिटी के बारे में बात करता है। होता क्या है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ट्रांसमिशन के दौरान 40% वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ट्रांसमिट करने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो वहीं कंज्यूम हो गई। तो वो प्लांट लोड फैक्टर से हम उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को चेक कर सकते हैं। प्लग ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन एनकरेज करना, फिर CFL को प्रमोट करना। अब तो खैर CFL के अलावा अब दूसरा आ गया LED कॉन्सेप्ट, आप उसके लिए लिखेंगे। हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, फ्री प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, और अवेयरनेस है, ठीक है। ये आप इसमें पढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स अगर मैं आपसे बात करूँ तो 2001 सेंसस के हिसाब से 56% में अभी भी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो नहीं है, नॉट इलेक्ट्रॉनिक। 43% अभी भी केरोसिन यूज़ कर रहे हैं।
34% ऑफ जीडीपी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड हो रहा है, यानी जीडीपी का 34% इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड हो रहा है, जो कि चाइना और इंडोनेशिया जैसी कंट्री से बहुत 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 कम है। ठीक है, साथ ही साथ हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है 67% हमको थर्मल पावर प्लांट से मिलती है। थर्मल कौन सा होता है? कोल बेस्ड। और 14% हमको हाइडल पावर से मिलती है। 14% हमको मिलती है हाइडल से। एंड देन ग्लोबल एवरेज जो है एटॉमिक एनर्जी वो आपका 13% है पूरे वर्ल्ड का, जिसमें से इंडिया में 2% आपको मिलता है। ठीक, अब मुझे कोई आप में से बायोगैस और बायोमास का डिफरेंस बताएगा? रक्षा पूछ रहे हैं स्टार्टअप इंडिया स्किल। अच्छा ठीक है बेटे, वो एम्प्लॉयमेंट में आपका आ जाएगा स्किल इंडिया टू जेनरेट द स्किल अमंग द पीपल, और वो एजुकेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही हुआ था, राइट? हाँ, तो मुझे जल्दी से बताओ बायोमास और बायोगैस का डिफरेंस। व्हाट इज बायोगैस एंड व्हाट इज बायोमास? व्हाट इज बायोमास एंड व्हाट इज बायोगैस? जो लोग अभी न्यू हैं, जो चले गए हैं, वो लोग को बता दूं 12th का इकोनॉमिक्स है। एक क्वेश्चन मुझे दिखा था यहाँ, क्या चल रहा है? 12th का इकोनॉमिक्स, ठीक है गाइस। और अगर आपको ये यूजफुल सेशन लग रहा है तो आप ज़रूर अपना फीडबैक रजिस्टर करें लाइक और शेयर की फॉर्म में, ठीक है? बेल आइकन को भी प्रेस करें, आगे भी टीचर्स आपको मिलते रहेंगे। यस, बायोगैस में काउ डंग जो है वो यूज होता है, राइट? और मोहम्मद कह रहे हैं बायोडिग्रेडेबल यानी रीयूजेबल थिंग्स। बायोमास में प्लांट वेस्ट यूज होता है। बिल्कुल सही अनीशा, बिल्कुल सही। बायोगैस और बायोमास का यही है डिफरेंस। श्रुति लिख रही है बायोगैस इज द गैस इमिटेड यूजिंग काउ डंग एंड वेस्ट मटेरियल, वेयर एज बायोमास इज द काउ डंग और वेस्ट मटेरियल। बिल्कुल सही बेटा। और यहीं पर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी के बारे में आप थोड़े से डिफरेंस को पढ़ लेना। सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस क्या हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। प्लांट लोड फैक्टर क्या है वो भी आपको बता दिया है। अब जल्दी से एक बार मैं देख लूँ इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको रह जाए बताने से। इनफॉर्मलाइजेशन तो हो गया, साथ ही साथ 3 सोर्सेज भी हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट सिस्टम। मॉर्बिडिटी, व्हाट इज मॉर्बिडिटी? दैट इज प्रोननेस टू फॉल इल, ओके। ग्लोबल बर्डन डिजीज, जीबीडी, डेफिनेशन ऑफ जीबीडी। What is meaning of global burden disease? मोहम्मद, आप 12th स्टैंडर्ड के ही हो ना? इकोनॉमिक्स बेटा सिर्फ एक मेन सब्जेक्ट है, ये सोशल सब्जेक्ट नहीं है पूरा। ये इकोनॉमिक्स 12th का इकोनॉमिक्स है, फुल कोर्स, ठीक है? हाँ जी। ग्लोबल बर्डन डिजीज, आंसर मी। बिल्कुल सही तनिष्का, बायोमास का आप आंसर दे रहे हो। सॉलिड मटेरियल वेयर एज बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंपाउंड। बिल्कुल सही डिफरेंस है। आप जल्दी से बता दो हमको ग्लोबल बर्डन डिजीज, जीबीडी, एनर्जी नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल पे हम बात कर चुके हैं। 14% हमारी हाइडल है, 2% न्यूक्लियर है, वो भी बात कर चुके हैं, ठीक है? एंड देन ग्लोबल बर्डन डिजीज कोई दे रहा है यहाँ, द डिजीज विच आर बर्डन ऑन ग्लोबल। नहीं नेहा, रॉन्ग आंसर। नंबर ऑफ पीपल हु डाई बिकॉज ऑफ डिजीजेज एंड अफेक्टेड बाय दीज डिजीजेज, नहीं, एब्सोल्यूट आंसर नहीं है। प्रीमेच्योर डेथ भी एब्सोल्यूट आंसर नहीं है। वंश लिख रहे हैं यूज बाय एक्सपर्ट टू पॉज द नंबर ऑफ पीपल डाइंग फ्रॉम प्रीमेच्योर ड्यू टू particular disease as well as the number of years spent by them in the state of disability। काफ़ी सही आंसर है वंश, क्योंकि इसमें हम बेटा ग्लोबल बर्डन डिजीज में जो बेसिक इम्यूनिटीज़ जनरली वाटर पॉल्यूशन से होने वाली डिजीजेज हैं, और इसके अंदर ना डाइंग पीपल की बात हो रही है। बहुत उन डिजीजेज से जो प्रिवेंटिव मेजर से कंट्रोल हो सकते हैं, साथ ही साथ उनका सही ट्रीटमेंट ना मिलने पर स्टेट ऑफ डिसेबिलिटी में जो उनको
डेथ होती है, दैट एक्चुअली कंप्राइजेस जीबीडी। तो वंश का आंसर काफ़ी सही है और सुरेंद्र का आंसर भी। बस इसमें सुरेंद्र आप वो ऐड कर दो कि स्टेट ऑफ डिसेबिलिटी वाला पार्ट, ठीक है। ओके, एक बॉक्स है बेटा 8.1, थाने सिटी एक ब्रांड न्यू इमेज जो है वो तैयार कर रहा है, दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली मेकओवर, जिसमें सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम उस पूरी सिटी में इंस्टॉल किया जाएगा हर नए लेवल पे। एक बेटा बॉक्स नंबर 8.2 है जहां पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, दिल्ली केस को डिस्कस किया गया है। पहले डीएसईबी हुआ करता था, दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फिर आपका डेसू आ गया, दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग, फिर ये बना दिल्ली विद्युत बोर्ड डीवीबी। आप ईयर याद रखना, 97 में डीवीबी बन गया था, 1958 में डेसू था और 1951 में डीएसईबी था। देन जो बीएसईएस और एनडीपीएल का जब आफ्टर प्राइवेटाइजेशन आपने दिल्ली में ये चेंज देखा है, और जितने भी टेरिफ स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी इश्यूज हैं वो जिस बोर्ड से कंट्रोल होते हैं उस बोर्ड का नाम है DERC, दैट इज दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये आप याद रखना। उसके बाद एक बॉक्स है 8.3, CFL और LED बल्ब के बारे में वहां पे बात हो रही है, इनकी फुल फॉर्म आप याद रख लेना। नेम द स्कीम अंडर विच all incandescent bulbs and CFL are to be replaced. Name the scheme. Name the scheme. हाँ जी रक्षा, NCERT आंसर। Name the scheme. Name the scheme. और 5 मिनट है बेटा, उसके बाद टेस्ट है, जस्ट स्टे विद अस। नेम द स्कीम। LED बल्ब से बल्ब रिप्लेस किए जाएंगे जो। यस श्रुति, एब्सोल्युटली राइट आंसर। तनिष्का, श्रुति, सिंपी, बिल्कुल सही। दैट नेम ऑफ द स्कीम इज उजाला स्कीम, और वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका हेल्थ के बारे में आ जाता है, जो हमने आपको बता दिया था, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स की बात हो रही है, साथ ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं PHC, और पॉलिसीज एंड प्लान्स बनाए जाते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरा हेल्थ रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में उस अथॉरिटी का नाम क्या है जो बेसिकली इन सारे एस्पेक्ट्स को देखती है, तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इन्हीं सब प्रोजेक्ट्स के थ्रू अगर हम देखें तो स्मॉल पॉक्स, ग्विनिया एंड पोलियो और लेप्रोसी का नियर इरेडिकेशन देखा जा चुका है। तो बिल्कुल सही, जो लोग मुझे आंसर कर रहे हैं उजाला, उज्ज्वला नहीं है रक्षा, उजाला है, उजाला स्कीम। उज्ज्वला जो है वो गैस सिलेंडर से रिलेटेड है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। हाँ जी वंश। फिर 8.5 का बॉक्स एक बार बेटा पढ़ लेना, उसमें बताया गया है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं उसमें एक ANM होती हैं, ऑक्सिलरी नर्स, नर्सिंग मिडवाइफ, और साथ ही साथ क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं। फिर आपके सब सेंटर्स आ जाते हैं, यानी उसमें बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं सारी। सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटल में अगर देखें तो वहाँ एक्सरे, ECG, इन सब की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और टर्शरी सेक्टर यानी कि आपका हाईली एडवांस्ड जो मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको देते हैं उनको टर्शरी सेक्टर हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ है, और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट हरियाणा में है, ठीक है। फिर बेटा एक नंबर का क्वेश्चन आपका मेडिकल टूरिज्म से भी इम्पॉर्टेंट है कि आजकल इंडिया एक इमर्जिंग चैलेंज बन रहा है मेडिकल टूरिज्म के तौर पे, और वो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपने बात करनी है। जैसे कि 1 मार्क में आपको आएगा लाइक दिस फिगर इज लाइकली टू इंक्रीज बाय 15% ईच ईयर। तो मेडिकल टूरिज्म होता है कि इंडिया की जो मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो काफ़ी कंट्रीज से लो है, साथ ही साथ ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है। जो अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, आयुष 6 फील्ड हैं, AYUSH, ठीक है, उसमें सिद्धा भी आ जाती है, तो 6 फील्ड्स हैं टोटल। और फिर यहाँ पर आपका 8.7 बॉक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉक्स है जहाँ पर आपको कुछ ना संगठन के नाम दिए गए हैं, जैसे अहमदाबाद में सेवा है, नीलगिरीज में अकॉर्ड है,
जो डेस्टिट्यूट पीपल की और जो डिप्राइव लोगों को और विलेज में जाके जहाँ पर पूरी मेडिसिन नहीं पहुँचती हैं, अवेयरनेस, लोगों को हेल्थ अवेयरनेस देना, उनको गाइड करना, उनको मेडिसिन पहुँचाना, इन सब के काम करते हैं। अब इन सब में से जो सबसे फेमस है वो है थाने महाराष्ट्र के संगठन का, नेम दैट संगठन। उनका जो काम है दैट इज टू ट्रेन विमेन हेल्थ वर्कर एट विलेज लेवल एंड टू ट्रीट सिंपल इलनेस एट मिनिमल कॉस्ट। और ये ट्राइबल पीपल की ऑर्गेनाइजेशन है। नेम दिस ऑर्गेनाइजेशन, नेम दिस ऑर्गेनाइजेशन। Yes, Akash, this is economics for class 12th and this is Monica Khurana taking your economics classes here. जी बेटा, जानते हो कोई? रितेश, कौन से नोट्स? अच्छा, यही जो आज वाले हैं, इसका पीडीएफ चाहिए तो ये करवा देती हूँ मैं, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। वेरी गुड कुमुद। कष्टकारी संगठन, आपने बॉक्सेस अच्छे से पढ़े हैं क्योंकि आप बॉक्स के आंसर्स कर पा रहे हो, तो बिल्कुल सही, ठीक, ये है आपका कष्टकारी संगठन, राइट। अब आ जाता है आपका ISM, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यस नेहा अग्रवाल, वो क्वेश्चन था कष्टकारी संगठन, उसका आंसर था मोहम्मद सिम्पी। तनिष्का, बिल्कुल सही आप कर रहे थे। अब यहाँ पर आ जाता है आयुष, इसकी फॉर्म है आयुर्वेदिक, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। आयुर्वेदा जो है आपका सबसे ट्रेडिशनल मेथड है। सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम अगर इंडिया का कोई है तो वो सिद्धा है। इसका मीनिंग सिद्धि, डिवाइन पावर के थ्रू जब एक हीलिंग टच दिया जाता है किसी को, इसी में नेचुरोपैथी को भी मिला देते हैं, तो नेचर ही उसकी क्या बोलते हैं उसको, क्योर बन जाता है। फास्टिंग पे उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। होम्योपैथी जो है ये ड्रग एंड डिजीज़ का सिमिलर इफेक्ट सिस्टम है, यानी कि जो डिजीज़ रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, ड्रग भी वही रिजल्ट प्रोड्यूस करके उसको नलिफाई कर देता है इफेक्ट को, और ये रिमार्केबल माना जाता है क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। योगा उपनिषद एंड पुराना, यानी कि वैदिक पुराणास के टाइम का है। यूनानी 10th सेंचुरी AD में आया था विद मुस्लिम सिविलाइजेशन, ठीक। यूनानी का नेहा आंसर मिल गया। 10th सेंचुरी AD में इट स्प्रेड विद द, एक्चुअली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्लिम सिविलाइजेशन, दैट इज यूनानी। इट इज अ टाइप ऑफ मेडिकल सिस्टम। सो ये जो ISM है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल साइंस, और जिसको आप बोलोगे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसमें 6 तरह का आप ट्रीटमेंट देखते हो और यही आपको इसमें मिलेगा। यूनानी मैंने बता दिया रक्षा, यूनानी क्या होता है। और किसी का कोई? ठीक है, राइट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। विमेन हेल्थ का बेटा ये ज़रा अच्छे से आप कर लेना। हमारे इंडिया में विमेन हेल्थ एक मेजर इशू है, ये आपने कल भी पढ़ा था चैप्टर 10 में कि पाकिस्तान इज़ मच बेटर ओवर देयर, चाइना इज़ मच बेटर, लेकिन अपने इंडिया में अभी भी आप देखोगे 19% ऑफ मैटरनल डेथ आप वहाँ देख रहे हो। 15 to 49 ईयर की एज ग्रुप में जो फीमेल है उनको एनीमिया का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मिलेगा, विटामिन D का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मिलेगी, और 3 लाख गर्ल्स जो बिलो 15 ईयर्स हैं वो मैरिड ही नहीं, इवन दे हैव बॉर्न चाइल्ड ऑल्सो, तो ये आपको मिलेगा। राजेंद्र सिंह जो नेचुरोपैथी है, अच्छा महजबी आप क्या पूछ रहे हो, व्हाट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी? दैट इज सेंट्रल काउंसिल बेटा, कि जो एनर्जी का टेक केयर रखते हैं और वहाँ से जो एनर्जी रिलेटेड जितने भी लाइक मेन रिसर्च एंड ऑल सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है। नेचुरोपैथी राजेंद्र सिंह ये एक बिल्कुल आप सिद्धा के साथ ही जोड़ सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मेडिकल सिस्टम बिलीव्स इन द पावर ऑफ नेचर ओनली एंड बाय फास्टिंग एंड बाय यूजिंग नेचर एज अ मेडिसिन लाइक मड, लाइक हॉट वाटर, लाइक स्ट्रीम, एंड यूजिंग नेचर एज द बेसिक मीडियम टू हील। लाइक इसमें रीजनल और सीजनल फूड पे बहुत स्ट्रेस किया जाता है, वो आपका नेचुरोपैथी होता है। मॉर्बिडिटी की जो डेफिनेशन है वो आपकी प्रॉननेस टू इल, यानी कितना कोई प्रॉन है बीमार होने के, इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग नहीं है। रक्षा GBD जो समझ में नहीं आया NCERT वाला, GBD का डेफिनेशन ही यही है, ग्लोबल बर्डन डिजीज, जिसके अंदर आप बात करते हैं कि
इट इज एन इंडिकेटर, ये ना एक इंडेक्स की तरह यूज होता है, इसकी टर्म्स होती हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बट इट बियर्स अ फ्राइटनिंग 20% ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। हमारे यहाँ पे जो इंडिया में ग्लोबल बर्डन डिजीज देखा गया है वो पूरे वर्ल्ड का 20% है, और ये एक इंडिकेटर है विच एक्चुअली गॉज द नंबर, जिसके अंदर आप ये फाइंड आउट करते हो कि उस नंबर से आपको ये पता चलता है कितने बच्चे, मतलब ऑफ पीपल डाइंग प्री मेच्योरली, नॉट बच्चे ओनली, प्री मेच्योरली। लाइक एक डेथ होती है जो नेचुरली ओल्ड एज के बाद एक प्रोसेस है कि दैट बॉडी हैज टू पेरिश, ओके, पेरिश। साथ ही साथ अगर हम प्री मेच्योरली, लाइक कुछ ऐसी डिजीजेस जो हम कभी सिस्टम का टेक केयर नहीं, हमको एक वेलबींग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, कभी हमको ये कह दो कि अवेयरनेस नहीं है किसी चीज़ की, और जैसे कोरोना के लिए हम सब बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं, है भी, और कितना है, किस एक्सटेंट तक है, तो वो जो प्री मेच्योर डेथ होती हैं लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से, लैक ऑफ राइट टेकिंग पेशेंट एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, वो चीज़ों की वजह से जो प्री मेच्योर डेथ है ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज एज वेल एज द नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंट बाय देम। तो यानी एक तो है प्री मेच्योर डेथ हो रही है, यानी जो इजीली ट्रीटेबल है लेकिन उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा, साथ ही साथ ना ट्रीटमेंट मिलने के चक्कर में जो वो पूरा टाइम डेथ तक का उनको सफरिंग के साथ बिताना पड़ता है, काइंड ऑफ एक डिसेबिलिटी उनकी लाइफ में आती है। जैसे पोलियो एक ऐसी हुआ करता था, लेकिन जीबीडी में जनरली वाटर पॉल्यूशन वाली डिजीजेज आती हैं, तो वो एक्चुअली इस डिजीज को सिग्निफाई करता है, दैट इज ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। मोहम्मद, क्या क्वेश्चन है? सुरेंद्र, IMF क्या पूछ रहे हो? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यहाँ कहाँ आया? विशियस सर्कल, नेहा, विशियस सर्कल पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से है। पॉवर्टी है तो आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स नहीं है तो कैपेबल नहीं हो, एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं हो पाओगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, मनी नहीं होगी जिससे आप अच्छा एजुकेशन अचीव नहीं कर पाओगे, तो फर्दर पुअर। तो ये जो एक विशियस सर्कल है, पॉवर्टी लीड्स टू एपैथी, एपैथी लीड टू greed, injustice in the form of and not getting employment, then employment leads to poor poverty again. That is a vicious circle, never ending process of poverty. Infant mortality rate, yes, number of death of children below age of 1 year. Okay, ठीक है। मोहम्मद, क्या क्वेश्चन है? हो गया, राइट। आगे अब हम आपको यही ध्यान रखना है विमेन का, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा एनवायरनमेंट आ जाता है। एनवायरनमेंट सबसे इजी चैप्टर है, आप लोगों को सारा क्लियर होगा, बस इसमें ये ध्यान रख लेना, एक होता है एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, एक होता है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी जो होता है वो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन, यानी आप किसी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट इतना नहीं कर रहे जितनी तेजी से वो बन रहा है, ठीक है। तो जो रीजनरेशन हो रहा है रिसोर्सेज का वो रेट, और जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है रिसोर्स का वो रेट अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो वो कैरिंग कैपेसिटी पास कर जाएगा। तो हमें एक्सट्रैक्ट उस हिसाब से करना चाहिए जिस हिसाब से वो जनरेट हो रहा है, राइट। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होती है कि डिग्रेडेशन जितना भी है, डंपिंग हो रही है गार्बेज वगैरह की, वो सब एब्जॉर्ब कर पा रही है अर्थ या एनवायरनमेंट और नहीं वो चीज़। यूएन कॉन्फ्रेंस सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की हुई थी क्योटो में, यानी कि जापान में, दैट इज इन 1997। फिर ओजोन डिप्लीशन वगैरह सब आपको पता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस सब के बारे में जानना, और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है वो चीज़ आप देख लेना। साथ ही साथ इंडिया के एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर कुछ फैक्ट्स लिख लेना। चिपको और अपीको मूवमेंट हुआ था। चिपको हिमालयाज में हुआ था और अपीको जो है वो कर्नाटका में हुआ था। सिंपली इनका मीनिंग हग होता है, पेड़ को हग करना। जो हिमालयाज वाला है वो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, और कैसे इन लोगों ने पेड़ों से हग करके पेड़ को बचाया है, ठीक है। फिर उसका आपका आ जाता है कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप सबको पता होगा, टेकिंग केयर ऑफ द प्रेजेंट जनरेशंस नीड, also keeping provision for the future generation also. Name the person who had given the concept of sustainable development.
मोहम्मद, you are from class 10th, no? ओके, जल्दी से मुझे बताओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइन की थी जिन्होंने बहुत एग्जैक्ट मैनर में? एडवर्ड बाबियर, ठीक है। और फिर आपका एक है अनसेड, UNCED, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। बेसिकली वो ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। नाउ टेल मी द नेम ऑफ अ लीडिंग एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने पर फोकस किया है और ह्यूमन पॉपुलेशन और कैरिंग कैपेसिटी इन सब की बात जिन्होंने की थी, उनका नाम है हरमन डेले। यस वंश, एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही। फिर यहाँ पर एक कमीशन है, ब्रंटलैंड कमीशन, उसके बारे में आप याद रखना। और फिर आपकी बायो कंपोस्टिंग, मिनी हाइडल प्लांट, ट्रेडिशनल नॉलेज, बायोपेस्ट कंट्रोल, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। यहाँ बनते हैं हमारे 9 जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो कंप्लीट होते हैं। अब जल्दी से मुझे बताओ कोई डाउट है तो, अदरवाइज हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आप सबका कितना प्रिपेयर हैं आप लोग? लेट्स सी दैट। करें स्टार्ट। तो टेस्ट का जो प्रोसीजर रहेगा वो आप सब जानते हो कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। पहले आप अपने पास लिखोगे, फिर मैं बताऊंगी, सही गलत के हिसाब से आप 1 मार्क और 0 मार्क देखने वाले हो। जिस बच्चे ने वो कमेंट वाला क्वेश्चन मुझसे पूछा था वो रहना, इस टेस्ट के बाद मैं बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टैंडर्ड इज यूज बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी टू मेजर नंबर ऑफ पुअर पीपल? विच स्टैंडर्ड? ओके वंश, स्टार्ट डूइंग टेस्ट। 10 मिनट्स मोर, 26 मार्क का टेस्ट है, आप लोग अटेम्प्ट करो उसको। और साथ ही साथ फिर अपना असेसमेंट आप उसमें देखो। अनीशा, टेस्ट करते हैं बेटा पहले, फिर करते हैं डाउट्स क्लियर, ठीक है, जल्दी से। आई विल मेक श्योर, अगर कुछ रह भी जाए डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और फिर आई विल पर्सनली आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने लिख लिया, विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी टू मेजर नंबर ऑफ पुअर पीपल, अगर उनका आंसर बिलो पॉवर्टी लाइन है और पॉवर्टी लाइन है तो उनका आंसर का 1 मार्क है, अदरवाइज 0। Name the program initiated by the government to help the elderly people, poor and destitute women. Answer this. Name the program initiated by the government to help the elderly, poor people and destitute women. बेटा जो गूगल से देख के बताएगा वो उसकी ऑनेस्टी उसके साथ है। जो बच्चे जेन्युइन अपने आप को चेक करने बैठे हैं वो लोग ऑनेस्टी से आंसर करेंगे। सो अगर आपका आंसर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है तो आपका 1 मार्क, अदरवाइज 0। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क। So casualization of work is basically involvement of workforce into casual wage group, that is known as casualization of work. Increase standard of living को भी indicate करता है वो। जिनका आंसर ये है वो 1 मार्क देंगे, अदरवाइज 0। डिफाइन डिपेंडेंसी रेशो, आगे एमसीक्यूज भी हैं। डिफाइन डिपेंडेंसी रेशो, सो जिनका आंसर है वर्कफोर्स, पीपल हु आर नॉट इन द वर्कफोर्स, दैट मीन्स 0 to 14 एंड 58 और you can say after retirement age depending on the workforce to get feeded, that is known as dependency ratio. Okay, now जिसने लिखा था वो 1 मार्क दो, अदरवाइज 0। क्वेश्चन नंबर 5, मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरिया इज, जिनका आंसर सी है 1 मार्क, अदरवाइज 0।
6. What is full form of ICMR? जल्दी से देखो और अपने पास आंसर लिखो। जिनका आंसर डी है 1 mark, otherwise 0. Which 5-year plan recognize the importance of human capital? So answer is 7th 5-year plan. जिनका आंसर 7th 5-year plan है 1 mark, otherwise 0. Dash is the apex body which coordinate the functioning of different financial institutions working for expansion of rural credit. बेटा मुझे आंसर नहीं बताओ, अभी अपने पास लिखो जल्दी से। तो जिनका आंसर नबार्ड है उनका 1 नंबर। ओके, इधर आपका था मल्टीपल चॉइस। नबार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स। तो ये आपका आंसर जिनका ए है उनको 1 मार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडेड थ्रू। ओके, सो जिनका आंसर ए है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 1 नंबर दे दो। ठीक है, नेम द स्टेट विच इज हेल्ड एज अ सक्सेस स्टोरी इन द एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव। महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, आंध्र प्रदेश। सो अगेन जिनका आंसर सी है 1 मार्क दे दो अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 11, most of the disguised unemployed persons in India are found in agriculture, industry, trade or transport. So answer is A. जिनका आंसर A है 1 मार्क दे दो, otherwise 0. Those who do not get any pension or gratuity benefits are known as self-employed workers, casual workers, regular workers or unemployed. सो इसका राइट आंसर है आपका बी। जिनका बी है आंसर वो अपने आप को 1 नंबर दो, अदरवाइज 0. कई लोग सेल्फ एम्प्लॉयड लिख सकते हैं लेकिन वो गलत आंसर है क्योंकि प्रॉफिट मोटिव के लिए तो काम कर ही रहे हैं, वो उनकी अपना जो काम कर रहे हैं वो उनकी गारंटी ही है फ्यूचर की। इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज 0? ए डिस्गाइज, बी सीजनल, सी इनवॉलंटरी, डी स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो जिनका आंसर ए है यहां पे मत बताओ, अपने पास रिकॉर्ड रखो, मुझे टोटल 26 में से बताना कितने नंबर आए हैं आप सबके। राइट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, गिव फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है और आपको क्वेश्चन भी दिया जा सकता है जहां पे आपको कैलकुलेट करके निकालना हो। तो ए ऑप्शन है वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ये आपका राइट आंसर है। वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। जिनका ए आंसर है वो टिक कर लो, मतलब 1 नंबर दे दो अपने आप को। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है? एग्जाम्पल, हेल्थ, पावर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट। सो आंसर इज ए। जिनका आंसर ए है 1 मार्क। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? सोलर, विंड, पेट्रोलियम और बायोमास। सो जिनका आंसर इज अ कन्वेंशनल सोर्स, सी है 1 मार्क, अदरवाइज 0. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज इन पावर जनरेशन सेक्टर? इनएडिक्वेट जनरेशन, लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। सो यस, जिनका आंसर डी है 1 मार्क, अदरवाइज 0. अब आता है आपका प्लांट लोड फैक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड
मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी या डिवाइडेड बाय या फिर प्लस या फिर माइनस. सो आंसर इज बी. जिनका आंसर बी है 1, अदरवाइज 0. क्वेश्चन नंबर 19. When was the Environment Protection Act passed? 84, 86, 88 या फिर 94? आंसर इज 86. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबायोटिक नहीं है बेटा, ये अलग है, बायोटिक अलग है. ठीक है, अबायोटिक नहीं पूछा मैंने यहाँ. इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट. क्या है ये बता दो. प्लांट, सॉइल, वाटर, लाइट. तो यहां आपका आंसर है प्लांट. ओके. एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, resource generation within the assimilating capacity, every number of organisms living in a given environment, या फिर डी ऑप्शन. तो 20th का आंसर है बेटा 21st का, आई मीन ए, एबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन. ये आपका 1 मार्क अगर आपका आंसर यही है तो. Dash is defined as the total planetary inheritance and the totality of all resources. तो अगर आपका आंसर एनवायरमेंट है 1 मार्क, एनवायरमेंट नहीं है तो 0. 23. In 1997 UN Conference on Climate Change was held in where? A, B, C, D. जापान. ठीक है, 1 मार्क. क्वेश्चन नंबर 4. हेपेटाइटिस डिजीज अकर्स, हेपेटाइटिस बी डिजीज अकर्स ड्यू टू डैश पॉल्यूशन. कौन से पॉल्यूशन से होती है ये जनरली? ओके, वाटर पॉल्यूशन, राइट. देन question number 25. China has dash density of population than India. Lowest आंसर है तो आप 1 दे दो. Question number 26. Which of the following countries has shown the brighter signs of urbanization? India, China, Pakistan, both B and C. So right answer is D. That means China and Pakistan both. Now tell me fast, किन बच्चों के मार्क्स 26 on 26 हैं? कितना कितना अचीव किया किस किस ने? Calculate and tell me. कल हम शुरू करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. हम कवर करेंगे मनी एंड बैंकिंग. स्टे कनेक्टेड. और आप लोगों में से जिसको अच्छा सेशन लगा हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. वंश 24 मार्क्स, वेरी गुड. कहाँ कट गए वंश? 2 मार्क्स. सागर 25, अनिशा 23, कहाँ कटे बेटा? 3 मार्क्स. आर्यमन डबास 24, कहाँ कटे? 2 मार्क्स. रक्षा 17, राजेंद्र 18, ओके. बस 5 बच्चों ने पेपर दिया क्या? कुमुद, अरे 24, गुड. अंशिका, ठीक है बेटा. जिन जिन का अगर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है वो लोग करेक्ट करो और जाके उन एरियाज में या उन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करो जहां आपने थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम फील किया है. तो आज बेटा हमने इंडियन इकोनॉमी पूरा अच्छे से खत्म किया है
और इन टेस्ट के थ्रू आपको अपनी प्रिपरेशन पता चली होगी कि रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं आप कितना आंसर कर पा रहे हैं। अच्छा, वंश का क्वेश्चन नंबर 1 में, पहले 5 में किए। ओके आर्यमन, ठीक है। सो जिन जिन लोगों का जो जो सेशन मिस हुआ है वो रिवाइंड करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ आई वुड से कि आज आपको अपनी इंडियन इकोनॉमी पूरी की पूरी ख़त्म कर लेनी है। फर्स्ट 2 डेज में हमने जो किया वो 50% मार्क्स जो हैं वो कवर करते हैं। आज आपके 50%, दैट मीन्स 40 on 40 आप अचीव कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सब साथ साथ आपसे डिस्कस करे हैं और कल आप हमारे साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जुड़ेंगे। अब जितने भी डाउट्स हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड वो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय बेटा।